मानसोत्तर पर्वत तक वह मनुष्य लोग के ही जिनालय कहलाएंगे। इनको विद्या अगर जाना चाहें तो वो मानसोत्तर पर्वत के जिनालय में नहीं जा सकते, वो सिर्फ मनुष्य लोग के मतलब 4 और कम हो जाएंगे, इसके मतलब उनके अनुसार 4 उसमें जोड़ दिए। अब वो पूरे मनुष्य लोक में ये आ जाता है, वो गिन लेते हैं उनको, मानसोत्तर पर्वत के जिनालयों को। इस तरह से ये मनुष्य लोक का वर्णन यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ये ज्योतिषी देवों का भी वर्णन है। अतः ऊर्ध्वम ज्योतिर्लोक कथ्यते। अब इसके आगे ज्योतिर्लोक का वर्णन करते हैं। तद यथा चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्राणि प्रकीर्णक तारकाश्च इति ज्योतिष्क देवा पंचविधा भवन्ति। ये चंद्र हैं, आदित्य माने सूर्य हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, प्रकीर्णक तारे हैं, इन सबको मिला करके ज्योतिषी देव जो है वो 5 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। तेसाम मध्ये अस्मात् भूमि तलादुपरि 90 अधिक सप्त योजनानि आकाशे गत्वा 700 योजनानि आकाशे गत्वा तारक विमानाः सन्ति। अब इसके बीच में इस भूमि तल से ऊपर 90 अधिक 700 है ना 790 योजन आकाश में जाकर के ताराओं के विमान आ जाते हैं। ततोपि योजन दशकम गत्वा सूर्य विमानाः, उसके भी आगे 10 योजन जब ऊपर जाते हैं तो सूर्य के विमान आते हैं। ततः परम 80 योजनानि गत्वा चंद्र विमानाः, उसके आगे फिर 80 योजन जाते हैं तब चंद्रमा के विमान आते हैं। ततोपि त्रैलोक्य सार कथित क्रमेण योजन चतुष्टयम गते अश्विनी आदि नक्षत्र विमाना, उसके भी आगे त्रिलोक सार आदि जो ग्रंथ हैं उनमें कहे हुए क्रम के अनुसार 4 योजन और आगे जाने पर अश्विनी आदि नक्षत्रों के विमान आते हैं। ततः परम योजन चतुष्टयम गत्वा बुध विमानाः, उसके भी आगे 4 योजन और आगे चलते हैं तब बुध के विमान आते हैं। ततः परम योजन त्रयम गत्वा शुक्र विमाना, फिर बुध विमान के भी ऊपर 3 योजन और चलते हैं तब शुक्र के विमान आते हैं। ततो योजन त्रय गते बृहस्पति विमानाः, उसके बाद 3 योजन और चलते हैं तब बृहस्पति के विमान आते हैं। ततो योजन त्रयांतरम मंगल विमानाः, फिर उस बृहस्पति के विमान के भी ऊपर और 3 योजन चलते हैं तब मंगल के विमान आते हैं, है ना। ये कहीं कहीं जो बृहस्पति का वर्णन आता है ना, सुर गुरु सम विस्तृत मति वाले, कहने को तेरा गुणगान, तो ये बृहस्पति जो होते हैं ये यही विमान इनके समझना चाहिए, है ना। ज्योतिष की देवों में जो ये बुध शुक्र बृहस्पति ये सब जो कुछ ये बताए जा रहे हैं, यही बृहस्पति जो है एक विशेष रूप से ऐसे देव मानने चाहिए जो एक तरह से सभी देवों में अधिक बुद्धिमान होते हैं, है ना, स्तुति आदि करने में निपुण होते हैं। तो ये इसी तरह से इनका जो क्रम बना है ये इसी तरह से समझना चाहिए। तो ये ग्रह हो गए ना, बुध शुक्र बृहस्पति ग्रह, ये ग्रह के विमान है ये। तो ये भक्तामर में भी आता है ना, हाँ, वाचस्पति कह लो, बृहस्पति कह लो। ये जो देव पूछते हैं कई लोग कि ये कौन से देव होते हैं, इनका तो उल्लेख देवगति में कहीं आता नहीं है, ज्योतिषी देवों में इनका उल्लेख आता है। हाँ, सुरगुरु प्रतिमो विबुद्ध्या, ये जो लिखा है सुरगुरु, इनको ये बृहस्पति विमान वाले ही देव समझना चाहिए। हाँ, हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है। ज्योतिषी देवों में ये बृहस्पति देव जो हैं
ये भगवान की स्तुति करने में अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सौधर्म आदि वैमानिक देव ही बुद्धिमान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं कहीं सब देवों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे भवनवासियों में असुर कुमारों की विशेषताएं हैं, है ना। व्यंतरों में भी भूत राक्षस आदि देवों की विशेषताएं हैं। ज्योतिषी देवों में भी ये बृहस्पति विमान वाले ये देव ही ऐसे होते हैं जिनको बृहस्पति देव की संज्ञा मिली है, और कोई तो देव बृहस्पति नाम के हैं नहीं। तो सुरपति सुरगुरु देवों में भी ये माने जाते हैं। जैसे राजा होता है तो राजा के पास भी इस तरह के विद्वान मंत्री होते हैं जो राजा से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, है ना। और उसको भी एक मंत्रियों को भी बहुत अच्छा स्थान दिया जाता है। और राजाओं के मंत्री भी विशेष होते हैं, पुरोहित विशेष होते हैं, विशेष उनके पास में ऐसे निमित्त ज्ञानी आदि भी रहते हैं जो उन्हें समय समय पर ज्योतिष आदि के बारे में भी ज्ञान दे करके बताते हैं। तो इस तरह से ये कोई वो नहीं है कि राजा है तो राजा से बुद्धिमान और कौन हो सकता है, ऐसा नहीं है। सौधर्मेंद्र भले ही राजा है लेकिन देव तो अपनी अपनी विशेषता वाले हैं। ये लोकांतिक देव हैं, उनकी अपनी विशेषता है, तो उनकी पूज्यता सौधर्मेंद्र से ज़्यादा कैसे हो गई, तो वो भी होती ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा समुदाय होता है, सबकी अपनी अपनी फैकल्टी अलग अलग रहती है। तो ये बृहस्पति विमान यही समझना चाहिए जिनकी लोग ज़्यादातर खोज करते हैं, चर्चा करते हैं। बृहस्पति इंद्र की सभा में ही उन्हीं कल तो इंद्रों के ही कोई व्यक्ति होंगे। अब वो एक अनुमान की बात हो गई, लेकिन ये बृहस्पति एक तरह से जो ग्रह भी है, इन ग्रहों का भी प्रभाव मनुष्य जीवन में जो पड़ता है वो भी इसी रूप में देखा जाता है ना। गुरु जो है, अगर आपका गुरु पर्वत बढ़ा हुआ है, गुरु आपका जो है बलवान है, तो आपके बुद्धिमत्ता वाले सारे कार्य आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। और वो गुरु बलवान होता है तो आपका हर तरह का विकास अच्छा होता है। तो ये वही चीज़ें हैं, ये सब ग्रहों के अनुसार मनुष्यों पर भी इन सब के लक्षण कुछ दिखाई देते हैं। तो बुध हैं, शुक्र हैं, है ना, गुरु है, मंगल है, शनिचर हैं। ये ततोपि योजन त्रयानंतरम, फिर उससे भी 3 योजन और ऊपर जाके बृहस्पति के विमानों से तो 3 योजन ऊपर जाके मंगल के विमान है, और फिर मंगल के भी विमान से ऊपर जाकर के शनिश्चर के विमान है। जिसे शनि ग्रह कहते हैं वो सबसे ऊपर है, फिर भी उसका प्रभाव सब पर बहुत जल्दी आ जाता है ना। सभी ग्रहों में सबसे ऊपर शनिश्चर है। तो जो ग्रह होते हैं उनका क्रम यह है, बुध है ना, बुध शुक्र और बृहस्पति, ऐसा बुध बृहस्पति के बीच में शुक्र है ना। सबके अपने अपने लक्षण हैं। बुध ग्रह भी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है ना। शुक्र ग्रह जो होता है वो एक अलग तेजस्विता का प्रतीक होता है। बृहस्पति जो गुरु होता है वो बहुत बलवान होने पर मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाता है ना। मंगल और शनिश्चर उसके बाद में आते हैं। तो ये ही जो है 5 मुख्य रूप से ये ग्रह यहाँ पर बताए गए हैं, है ना। उनकी संख्या तो अधिक होती है जो आगे बताई जाएगी, लेकिन मुख्यतः इनकी है। तथा च उक्तम, कहा भी है, 9 सत्तसया 10 सीधी चौदुगम तुति चौकम तारा रवि शशि रिखा भूभगव अंगिरा रसणी 90 उत्तर सत्तसया 700 में 9 अधिक, है ना। 790 ये ऊंचाई बताई जा रही है। इतने ऊंचे जाएंगे तो क्रम से लगाते जाना। ये तारा रवि शशि रेखा इनकी ऊंचाइयां बताई जा रही हैं, ऊपर वाली लाइन में उनकी ऊंचाइयां गई हैं 790। फिर 10
फिर सीधी माने 80, फिर उसके ऊपर 4 दुख माने 4 4, है ना ये, और फिर उसके बाद में तू ती चौकम, है ना, 3 बार जो है 4 बार 3 3 3 3 ऐसा करके ती चौकम। तो इसी क्रम से इनको जानना। पहले 790 पर तारे हो गए, फिर उससे 10 योजन ऊपर चल के सूर्य हो गया, तारा रवि शशि, फिर शशि माने चंद्र, 80 योजन चल करके चंद्र हो गया, है ना। 790 10 यूनिट पे और 10 800 800 और फिर 80, 880 योजन पर चंद्रमा है ना। चंद्रमा इस भूमि तल से 880 योजन ऊंचाई पर है ना। 1 यूनिट पे 6000 किलोमीटर है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो चंद्रमा पर पहुंचना अभी विज्ञान के लिए आसान नहीं है ना। 880 योजन का मतलब बड़ा योजन लेंगे, इसमें महायोजन 52,80,000 किलोमीटर। हाँ, तो ये एक महायोजन कितने का, 6000 किलोमीटर का होता है। तो 880 योजन में 6000 का गुणा करेंगे तो लगभग 52 लाख समथिंग आएगा। तो 52 लाख किलोमीटर जाना अभी विज्ञान के लिए संभव नहीं है। जो विज्ञान अभी चंद्रमा की ऊंचाई नापते हैं उनमें भी एक मत नहीं है। कोई 7,000 8,000 किलोमीटर बताते हैं, कोई 15 तक बताते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाते हैं। और ये हो गया 52 लाख है। हाँ, सूरज भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा, बीच में सूरज भी है। तो 52 लाख किलोमीटर अभी पहुंचना विज्ञान के लिए संभव हुआ नहीं है। फिर उसके आगे चंद्रमा के आगे नक्षत्र हैं, है ना, जो 80 के बाद 4 योजन ऊपर चल के नक्षत्र हैं, और फिर 4 योजन से ऊपर चल के बुध है, और फिर 3 3 योजन की ऊंचाई पर चल करके शुक्र बृहस्पति मंगल और शनिचर हैं। ऐसा जानना, अंत के 4। और जो शेष क्या है, मुख्य तो यही है, वो सब इन्हीं के आसपास होंगे, ऊपर ऊपर नहीं, इनके आसपास ही इर्द गिर्द होंगे। हाँ, वैसे 28 नक्षत्र कहे जाते हैं, 88 ग्रह कहे जाते हैं। तो उनमें मुख्य ग्रह यही हैं, बाकी जो 88 ग्रह हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। बड़े बड़े यही हैं, बुध शुक्र बृहस्पति मंगल और शनिचर। ये आपके हाथों में भी होते हैं ये सभी, है ना। तर्जनी अंगुली के पास ये यहाँ पर ये गुरु होता है, तर्जनी और मध्यमा के बीच में। ये सूर्य होता है लास्ट की उंगली के बीच में। ये शुक्र होता है इधर साइड से, है ना, और ये बीच में बुध होता है, और ये मंगल कहलाता है। ये सब आपके हाथों में भी होते हैं, जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं। तो ये जिस तरह से उठे हुए होंगे, जिस तरह से इनका एक ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, उस तरह से भी जाना जाता है कि किसके अंदर किस चीज का प्रभाव है। ये ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जाना जाता है ना। सूर्य, गुरु, ये सब सबके अलग अलग लक्षण हैं, तो उनसे जो है वो सब चीजें जानी जाती हैं कि आप जैसे कवित्व शक्ति है, कलाएं हैं, उनका भी जो है एक तरह से विस्तार जाना जाता है कि जिसका शुक्र उठा हुआ होता है वो सद्गुणी भी हो सकता है, दुर्गुणी भी हो सकता है ना। बुध के बलवान होने पर आपके अंदर बुद्धि आती है, गुरु के बलवान होने पर वो सब ग्रह उसके सहायक हो जाते हैं, है ना। अन्य अन्य इसी तरह से बहुत सारे ज्ञान होते हैं। सूर्य उठा हुआ होने पर आपकी यश कीर्ति आदि का ज्ञान दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग इन सब ग्रहों के लक्षण हर व्यक्ति के हाथों में हुआ करते हैं।
और इन पर्वतों से भी बहुत कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं। तो ये सब ज्योतिष का ही ज्ञान है। वहाँ का ज्योतिष आपके हाथों में है। एक ऊपर ज्योतिष है और एक नीचे ज्योतिष है। तो इस तरह से यह सब बताया गया है। ते च ज्योतिष्क देवा अर्ध तृतीय द्वीपेषु निरंतरम मेरोः प्रदक्षिणेन परिभ्रमण गतिम कुर्वन्ति। वे जो ज्योतिष्क देव होते हैं ये 2.5 द्वीपों में निरंतर मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए परिभ्रमण की गति को करते हैं, है ना। यानी ज्योतिष्क देव जो होते हैं वो 2.5 द्वीप में तो मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए सदा परिभ्रमण करते रहते हैं। तत्र घटिका प्रहर दिवस आदि रूप स्थूल व्यवहार काल, उसमें जो घड़ी है, घटिका माने घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। प्रहर होते हैं, प्रहर माने 3 घंटे का एक प्रहर होता है। कुछ पता है कि नहीं? दोपहर दोपहर बोलते रहते हो, दोपहर का मतलब होता है 2 प्रहर। दोपहरिया दोपहरिया करते हो, 6 घंटे की दोपहर होती है। 12 बजे से लेके 6 बजे तक जब सूर्य तपता है तब उसे दोपहर कहते हैं। तो दोपहर का मतलब हो गया 6 घंटे, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो ये भाषा बन गई, ये दोपहर हो गई, दोपहर ये आ गई। दोपहर का मतलब 2 पहर जिसमें चलते हैं उसको दोपहर कहते हैं, 2 प्रहर, है ना। 6 घंटे के 2 पहर होंगे। तो ये भी भाषा इसी तरह से निकली है। दिवस आदि जो गिनती की जाती है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ये सब जो है स्थूल व्यवहार काल भी इन्हीं के माध्यम से चलता है। सूर्य और चंद्रमा के गमन से ये स्थूल व्यवहार काल चलता है, पृथ्वी के गमन से नहीं चलता, ये ध्यान रखना है। समय निमेष आदि सूक्ष्म व्यवहार कालवत यद्यपि अनादि निधनेन समय घटिकादि विवक्षित विकल्प रहितेन। अब इसी तरह से समय घटिका आदि जो विवक्षित विकल्पों से रहित यद्यपि अनादि निधन रूप से कालाणु द्रव्य रूपेण निश्चय कालेन उपादान भूतेन जन्यते, है ना। वैसे तो देखा जाए तो ये सब कालाणु से निकल रहे हैं, ये समय आदि निमिष आदि, है ना। तो ये निश्चय काल तो जो उपादान भूत है वो तो इनका कालाणु द्रव्य ही है ना। और फिर भी ये स्थूल व्यवहार काल के लिए ये रवि शशि मंडल का गमन जो होता है ये भी उसमें निमित्त पड़ता है। और वास्तव में कालाणु जो निश्चय काल रूप द्रव्य वही इस काल को उत्पन्न करने का उपादान कारण माना जाएगा। माने जो भी समय घड़ी प्रहर आदि बन रहे हैं इनका निश्चय से उपादान कारण कालाणु द्रव्य कहलाएगा। तथापि चंद्र आदित्य आदि ज्योतिष्क देव विमान गमनागमनेन, फिर भी जो चंद्रमा सूर्य ज्योतिष्क देवों के विमानों के जो गमनागमन होते हैं उसके कारण से कुंभकारेण निमित्त भूतेन मृत पिंड उपादान जनित घट एव व्यज्यते प्रकटीकृते ज्ञायते तेन कारणेन उपचारेण ज्योतिष्क देवकृत इति अभिधीयते। तो फिर भी इन विमानों के गमनागमन से ही ये सब जो स्थूल व्यवहार काल है ये सब व्यज्यते माने प्रकट हो जाता है ना। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, जेठ का महीना पूरा हो गया, ये नक्षत्र का काल चला गया, ये सभी चीजें बताई जाती हैं। ये सब इसी ज्योतिष्क देवों के गमनागमन के कारण से होती हैं। इस कारण से उपचार से ये ज्योतिष्क देवकृत है ऐसा कहा जाता है ना। जैसे कि घड़ा बनता है तो घड़ा बनता तो मिट्टी से है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, लेकिन कुंभकार के निमित्त से बनता है। तो कुंभकार उसको घुमाता है, चलाता है, तो वह घड़ा मिट्टी से निर्मित हो जाता है। उसी तरीके से कुंभकार के चक्र भ्रमण की तरह, है ना, ये निश्चय काल जो होता है वह उस निश्चय काल को हम कहेंगे जो कुंभकार के नीचे की जहाँ पर ये चाक चलाया जाता है, चाक के नीचे की जो अधस्तन शिला होती है वो उसका उपादान कारण कहलाएगा और बाकी कुंभकार उसका निमित्त कहलाता है।
तो वही यहाँ पर तुलना करके बताई जा रही। निश्चय कालस्तु तद विमान गति परिणतेर बहिरंग सहकारी कारणम भवति कुंभकार चक्र भ्रमणस्य अधस्तन शिलावत इति। कुंभकार के द्वारा जो चक्र भ्रमण किया जाता है उसके नीचे, चाक के नीचे एक कीली लगी रहती है, उसको अधस्तन शिला कहते हैं। तो उसी तरह से निश्चय काल जानना चाहिए और विमान की गति की जो परिणति है ये बहिरंग सहकारी कारण जानना चाहिए। तो इस तरह से जैसे घड़ा बनने के लिए मिट्टी और कुंभकार दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही दिन रात, समय, ऋतु परिवर्तन आदि जो भी होते हैं इनके लिए निश्चय कालाणु द्रव्य तो उपादान कारण हो गया, और इन ज्योतिष गमनों का, देवों का गमनागमन जो होता है ये उनके लिए कुंभकार की तरह बहिरंग सहकारी कारण हो गया। दोनों के मिलने से ये सभी ऋतु आदि के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इदानीम अर्ध तृतीय द्वीपेशु चंद्र आदित्य संख्या कथ्यते, है ना, अभी और भी कुछ बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर 2.5 द्वीपों में जो चंद्र और आदित्य की संख्या है वो बताई जाती है। तथा ही जम्बू द्वीपे चंद्रद्वयम सूर्यद्वयम च। अब ये ध्यान रखने की चीज है कि जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं और 2 सूर्यों का भ्रमण होता है। 2 चंद्रमा और 2 सूर्यों का भ्रमण चलता है, ये जम्बू द्वीप में। लवणोदय चतुष्टयम, लवण समुद्र में इनकी संख्या 4 हो जाती है। 4 चंद्रमा और 4 सूर्य हो जाते हैं। धातकी खंड द्वीपे 12, जो धातकी खंड द्वीप है दूसरा, उसमें 12 इनकी संख्या हो जाती है सूर्य और चंद्रमाओं की। 12 चंद्रादित्याश्च, ये चंद्र। कालोदक समुद्रे 24 चंद्रादित्याश्च। फिर उसके बाद में जो कालोदक समुद्र आएगा उसमें 42 चंद्रमा और 42 सूर्य होते हैं। इतना विस्तार उसका बढ़ जाता है। पुष्करार्धे द्वीपे 72 चंद्रादित्याश्च इति। और फिर जो 2.5 द्वीप में अंतिम द्वीप है पुष्करार्ध द्वीप, उसमें 72 चंद्रमा और 72 सूर्य हो जाते हैं, है ना। इस तरह से 2.5 द्वीप के अंदर आप चंद्र सूर्यों की संख्या को जान सकते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य चंद्रमा, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र में 4 द्वीप, 4 चंद्र और आदित्य, और फिर उसके बाद में धातकी खंड, धातकी खंड में 12, उसके बाद कालोद समुद्र उसमें 42, और उसके बाद में पुष्करार द्वीप उसमें 72। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं 12, 42, 72, और इधर 2, 4। ऐसे करके 2.5 द्वीप के आप सभी चंद्र और सूर्यों की संख्या कितनी, 132 आ जाती है। अब कहते हैं ततः पर